वेलकम टू डी प्रोडक्शन। मैं विशाल यादव और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से 33/11 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसकी कैलकुलेशन सम ओवर करंट अर्थ फॉल्ट के लिए कैसे करेंगे, किस तरह से पिकअप वैल्यू सेट करनी है, कैसे टीएमएस और रिले कोऑर्डिनेशन किस तरह से करते हैं। और यह ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लिया है। ये 10 MVA का है। इसका HP साइड डेल्टा में है और LV आपका स्टार ग्राउंडेड है। और ये CT दिखाई है इसमें, ये इसकी बाइंडिंग्स हो गई हैं। और इसका स्कीम आप जनरली जानते होंगे कि इन तीनों पॉइंट्स का स्टार बना के न्यूट्रल बना देते हैं और ये फेज रिलेज में कनेक्ट कर देंगे। तो वो स्कीम में अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो आइए देखते हैं कि IDMT रिले, IDMT इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, इस रिलेज को सेट करते समय हमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो ओवर करंट रिले का अगर पिकअप मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा ओवरलोड फैक्टर इनटू रेटेड करंट डिवाइडेड बाय CT रेशो। अर्थ फॉल्ट के केस में आपका 20% इंटू रेटेड करंट डिवाइडेड बाई CTR। ये 20 की जगह 30 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, ये आपका ये 20 है 30 है कि ये आपका डिपेंड करता है ये वैल्यू मैक्सिमम अनबैलेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर ट्रांसमिशन की बात कहें तो ये कम ही रहता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में अनबैलेंसिंग आपको ज्यादा मिलेगी। तो ट्रांसमिशन के लिए 0.2 एनफ है, डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसे 0.3 भी रख सकते हैं। दूसरा, जब रिले कोऑर्डिनेट करेंगे तो उस समय हमें मिनिमम शॉर्ट सर्किट लेवल भी पता रहना चाहिए। और जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, रिले कोऑर्डिनेशन, इसके लिए आपको मैक्सिमम फॉल्ट करंट एट डिफरेंट फॉल्ट पॉइंट्स या फॉल्ट लोकेशंस, ये हमें पता रहना चाहिए कि जिस भी रिले के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम फॉल्ट लेवल कितना है। दूसरा है थर्मल लिमिट, I² T या RT रहता है जो कांस्टेंट रहता है कि आपका ब्रेकर या CT या जो भी ट्रांसफार्मर है ये कितनी करंट कितने समय के लिए वियर करेगा। तो इससे आप ये कैलकुलेट, तो ये हमें ध्यान में रखना है। मिनिमम शॉर्ट सर्किट लेवल्स इसलिए पता रहना चाहिए कि जो भी हम पिकअप सेट कर रहे हैं वो इतना कम ना हो कि इस मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट को डिटेक्ट न कर सके। तो आइए देखते हैं। ये हमें कैलकुलेशन, जो सेटिंग कैलकुलेशन करेंगे उससे पहले, जैसे ट्रांसफार्मर लाइन आपकी कनेक्ट है कहीं, तो इन सब का रेटेड MVA करंट्स क्या हैं, रेटेड वोल्टेज क्या, परसेंटेज इम्पीडेंस क्या है, ये सब आपको CT रेशो, रिले में आपने कौन सा कर्व सिलेक्ट किया है। इसमें कर्व में आपका ये मैं दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल इनवर्स, वेरी इनवर्स और एक्सट्रीमली इनवर्स, इस तरह से ये आपके कर्व हैं। ये आपके कर्व दिए हैं, और भी कर्व रहते हैं। और मैंने जो यहाँ कैलकुलेशन में यूज किया है वो वेरी इनवर्स यूज किया है, वेरी इनवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग टाइम का ये फॉर्मूला रहेगा। PSM यहाँ आप देख सकते हैं फ्लक्चुएटिंग मल्टीप्लायर है। ये फॉल्ट करंट इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय रिले पिकअप वैल्यू इन सेकेंडरी। यहाँ फॉल्ट करंट इन प्राइमरी लेंगे तो रिले पिकअप वैल्यू भी आपको प्राइमरी में। तो सिंपल ये फॉल्ट करंट टू रिले सेटिंग का एक रेशियो है। नेक्स्ट हमने एक देख सकते हैं, ये 33/11 kV का एक सिस्टम दिखाया है। ये कोई ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन जो 12 किलोमीटर माना है मैंने, इसका इम्पिडेंस दिया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड है। इस बस पे ये लाइन कनेक्ट है। यहाँ एक 10 MVA का ट्रांसफार्मर, फिर ये HP, LV और ये रिलेज लगी है आपकी। ये फीडर पे आपका मैक्सिमम लोड मैंने 300 एम्पियर कंसीडर किया है। ये CT देख सकते हैं, मैं CT सिलेक्ट किया, डेल्टा स्टार है इसका, 8.35% मैंने इम्पिडेंस लिया। HV का फुल लोड 175, LV का 525। अब इसकी पिकअप सेटिंग, तो मैंने यहाँ 10% का मार्जिन रखा है ओवरलोड के लिए।
तो ये 175 रेटेड है, उसका 10% एक्स्ट्रा लिया है। सेकेंडरी में ये पिकअप मैंने 0.963 रख दिया है। ऐसे ही एलवी में भी 10% मार्जिन लिया मैंने ये, तो ये वैल्यू इतनी आ गई है। ध्यान रखना है कि एलवी जो 11 kV है इसमें 5 एम्पेयर की सेकेंडरी रहती है, सीटी सेकेंडरी। तो अगर इसको मैं 4.812 जो सेकेंडरी एम्पेयर है उसको 5 से डिवाइड करके मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ कि ये नॉमिनल वैल्यू का कितना है सीटी के अकॉर्डिंग। तो ये 96.2% आया है, क्योंकि आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के जो 11 kV की रिलेज हैं उनमें ये सेटिंग परसेंटेज में रहती है, तो इसलिए मैंने ऐसे परसेंटेज में भी दिखा दिया है। अब ये देखिए R1 ये फीडर पे, यहाँ 300 एम्पियर मैंने लोड कंसीडर किया है, 500 बाई 5 एम्पियर का सीटी लगाया है, 10% का ये मार्जिन रखा है, तो इसका पिकअप 3.3 हो गया। और परसेंटेज में निकालेंगे तो 66%, इसका ये 500 बाई 5 ने सीटी के अकॉर्डिंग ये 66% हो गया। ये मैंने पिकअप तीनों रिलेज के यहाँ R1, R2, R3 का पिकअप मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हूँ। अब मुझे कैलकुलेट करना होगा R3, R2, R1 इनके TMS। तो देखिए R1 का सबसे पहले मुझे TMS सेलेक्ट करना होगा अपनी आर्बिट्रेरी में जो भी लूँ, तो ये वैल्यू मैं मिनिमम रखूंगा। देन R2 विल बी कोऑर्डिनेटेड अकॉर्डिंग टू R1 और R3 को मैं कोऑर्डिनेट करूंगा R2 के अकॉर्डिंग। तो मैं देखता हूं कि R1 का नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक मैंने फॉल्ट करंट निकाला है। यहाँ ये सीटी का नियरेस्ट फॉल्ट दिखाया है। यहाँ फॉल्ट में इसलिए नहीं, यहाँ कोई रिले नहीं लगाई है मैंने, इसीलिए R1 के अकॉर्डिंग ही मुझे R2 और ये रिले कोऑर्डिनेट करनी है। तो यहाँ मैक्सिमम फॉल्ट लेवल नियर द सीटी फॉल्ट होगा तभी मिलेगा। मैं ये कैलकुलेशन किया हूँ इस कैलकुलेशन को मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के कैसे फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं, फॉल्ट करंट कैसे निकालते हैं, ये मैं अलग से बना दूंगा। तो मेरा फॉल्ट कैलकुलेशन आया 5.5 किलो एम्पियर। मैंने सिंगल ट्रांसफार्मर लिया तो एलवी से भी ये बराबर जाएगा और ये एचवी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 1/3, तो 1.83 किलो एम्पियर सीटी है। अब मैंने क्या है कि मुझे पिकअप ऑलरेडी डिसाइडेड है इनके, ये R1, R2, R3, ये जो फॉल्ट करंट हैं इनको मैं सेकेंडरी में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए मैंने सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, या 200/1 की सीटी थी तो ये सेकेंडरी में कन्वर्ट इतना। रिले का सेटिंग में ऑलरेडी 0.963 रखा हूँ, 9.5 मेरा आ गया प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसी तरह से मैं R2 के लिए निकाल लूंगा इस रिले के लिए, तो 5.5 किलो एम्पियर का सेकेंडरी में इतना बनेगा और ये आपका 9.52 इसका PSM। सिमिलरली मैं R1 इस रिले के लिए PSM निकाल लिया हूं, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई 16.6। अब पिकअप मालूम है मुझे, PSM मालूम है, देन मुझे R1, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में लास्ट जो रिले है मेरी यहाँ वो R1 है, तो इस रिले का मैंने जो लोएस्ट कम से कम जो हो सकता था वो 0.05 TMS हो सकता था, वो लिया। कर्व मैंने यहाँ वेरी इनवर्स लिया है, आप दूसरा कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने R1, R2, R3 तीनों रिलेज के लिए एक ही कर्व रखा है फॉर सिंपलिसिटी। आप आपकी एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट आप अपना कर्व दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ऑपरेटिंग टाइम कितना हुआ, 13.5 इंटू TMS 0.05, R1 रिले का PSM -1। तो ये कैलकुलेट आप देखते हैं, PSM देखिए यहाँ ये था, मैंने यहाँ यूज किया ये, तो इस तरह से ऑपरेटिंग टाइम आया 0.043, यानी ये दिस R1 रिले विल ऑपरेट इन 0.43 सेकेंड फॉर 5.5 किलो एम्पियर फॉल्ट नियर दिस सिटी। अब नेक्स्ट है कि इफ दिस रिले फेल्स, R1 फेल्स, देन R2 शुड ट्रिप। तो R2 और R1 के बीच जो गैप रखना है मुझे, जिसे कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल कहता हूं मैं, CTI लिख सकता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल। ये मेरा इंटरवल, ये CTI कोऑर्डिनेशन टाइम, ये 0.25 सेकंड से 0.4 सेकंड तक रहता है जो रिकमेंडेड। तो मैंने यहाँ 250 सेलेक्ट कर लिया है। इट मीन्स कि मेरा ये R2 रिले, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होना चाहिए इसी फॉल्ट के लिए 5.5 किलो एम्पियर के लिए,
R1 का टाइम प्लस 0.25। तो इसे मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। यहाँ CTI ये रखा है, तो R2 रिले, ये मेरा रिले R2 है। ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये मेरा R3, R2 और R1। तो यहाँ देख सकते हैं इस R2 का टाइम जो होगा, यहाँ ये ऑपरेटिंग टाइम ऑफ R1 प्लस 0.25 CTI, तो 0.293 चाहिए। कर्व मैंने इसका VI सिलेक्ट किया, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा इसी का VI का, तो 13.5 TMS PSM माइनस PSM में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ आपका कितना है फॉल्ट करंट, ये आप देखेंगे ये 5 इतना एम्पियर इधर था और इधर था ये, तो इनके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ के फॉल्ट के लिए, और 5 ये फॉल्ट करंट था मेरा, तो इनका PSM में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, PSM था मेरा R2 रिले का 9.52, जो आप बैक देख सकते हैं पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया तो मेरा TMS आ गया 0.184। तो R2 रिले का TMS मुझे मिल चुका है, R1 का पिकअप TMS मिल गया, इसका पिकअप TMS। अब मुझे R3 को कोऑर्डिनेट करना है, तो यहाँ ध्यान देना है कि डेल्टा सेट जो R3 रिले है, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए R2 रिले का वो टाइम ऑपरेटिंग टाइम लेंगे जो ये फेज टू फेज फॉल्ट पर ऑपरेट करेगी। कितना टाइम लेगी, तो 5500 ये फॉल्ट करंट आपकी 3 फेज फॉल्ट की, तो मैं फेज टू फेज फॉल्ट की करंट निकाल लेता हूँ। ये आपकी 86.6% आता है 3 फेज फॉल्ट का, ये पहले से सेट रूल है, आप निकाल सकते हैं इसे। तो मेरा ये जो 5500 ये फॉल्ट करंट फेज टू फेज में 4763 आएगी। सेकेंडरी कन्वर्ट किया मैंने, ये आ गया 39.69। इसका PSM निकाल लूंगा फेज टू फेज, क्योंकि ऑलरेडी 4.812 ये मेरी R2 रिले का पिकअप था, तो मेरा जो फॉल्ट करंट है ये 8.24 टाइम्स हो गई। अब इसके लिए R2 रिले कितना टाइम लेगी ये रिले, तो यहाँ देख सकते हैं R2 रिले का टाइम इस फॉर्मूले में लगा के मेरा आ गया 0.343। अब मुझे ये R3 का टाइम कितना आना है, R2 का टाइम प्लस कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल, तो ऑपरेटिंग टाइम ये आएगा 0.343 R2 का टाइम प्लस ये कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल, तो 0.593। नहीं, फॉर 1830 एम्पियर फॉल्ट दिस रिले शुड ट्रिप इन 0.593 सेकेंड। अब इतना टाइम के लिए PSM मुझे ऑलरेडी पता है इस रिले का, तो 1830 पे कितना PSM आया है, और इतना टाइम है, तो TMS कितना चाहिए वो निकाल लूंगा मैं नेक्स्ट। तो इस फॉर्मूले में रख के ये टाइम मुझे ऑलरेडी 0.593 दिया, ये TMS कैलकुलेट करना है, PSM मुझे ऑलरेडी पता है, तो इस तरह से 0.371। अब आपको ये दिखने में लग रहा होगा कि 0.371 तो बहुत TMS है, तो यहाँ ध्यान देना है कि ये 0.184 ये जो TMS आए हैं, ये 0.37 ये उस समय आए हैं जब कर्व आपने वेरी इनवर्स सिलेक्ट किया था। अगर आपका नॉर्मल इनवर्स होता है, एक्सट्रीम इनवर्स, लॉन्ग टाइम इनवर्स, तो ये TMS की वैल्यू फिर डिफरेंट आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और नेक्स्ट है कि हाई सेट सेटिंग किस तरह से करें, इंस्टेंटेनियस यूनिट्स की सेटिंग, तो इसके क्राइटेरिया हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। इसका क्राइटेरिया वैसे मैं हल्का हिंट देता हूँ आपको कि जो भी हाई सेट की सेटिंग्स हैं, ये आपके जैसे एक ये सब स्टेशन के बीच, 2 सब स्टेशन के बीच लाइन है, एक ट्रांसफार्मर यूनिट, और देन ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, ये आपकी ट्रांसफार्मर यूनिट, और ये आपकी सब स्टेशन और सब स्टेशन। तो इसका अलग होगा हाई सेट का, 3 तरह से कैलकुलेशन होगी। लाइंस बिटवीन सब स्टेशंस, इसके लिए डिफरेंट मेथड होगा। दूसरा ट्रांसफार्मर यूनिट्स, इसके लिए हाई सेट अलग तरह से कैलकुलेट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, इसका हाई सेट अलग। तो इन तीनों का मेथड अलग है, जिसे मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ
डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हाई सेट यूनिट्स की सेटिंग की जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फॉल्ट करंट यहाँ कैलकुलेट किया था मैंने यहाँ, ये तो इसमें जो फॉल्ट करंट मेरा आया था, ये नेक्स्ट देख सकते हैं, ये जो फॉल्ट करंट आया है ये, तो इस केस में आपका ये सोर्स इम्पीडेंस यानी यहाँ ये 1100 MVA शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मैंने ट्रांसमिशन एंड की बस का माना था, और ये लाइन थी 12 किलोमीटर, तो इसका इम्पीडेंस लिया था मैंने 0.109 ओम पर किलोमीटर। उसके अकॉर्डिंग आपकी ये आई थी। अगर मुझे केवल ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस निकालना हो, सॉरी ट्रांसफार्मर का फॉल्ट करंट, तो ट्रांसफार्मर का फॉल्ट करंट सिंपल है, आपका ट्रांसफार्मर रेटेड MVA डिवाइडेड बाई परसेंटेज इम्पीडेंस और ये इनटू 100, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर फॉल्ट MVA। और इसको करंट आप निकाल सकते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला लगा के इस तरह से। तो लेकिन ये उस समय के लिए वैलिड है जब आपका सोर्स इम्पीडेंस 0 हो। और इस केस में क्योंकि मैंने 12 किलोमीटर का लाइन कंसीडर किया है सर्किट में, और अदर सब स्टेशन से लाइन आ रही है, तो वहां भी फॉल्ट MVA कुछ होगा, उसका सोर्स इम्पीडेंस होगा, तो मैक्सिमम ये उस समय है ट्रांसफार्मर इतना करंट ले सकता है जब सोर्स इम्पीडेंस इफ ZS इक्वल टू 0, लेकिन ZS मेरे केस में 0 नहीं हो सकता, तो इतनी करंट कभी नहीं जाएगी। तो इसीलिए पूरे नेटवर्क का इम्पीडेंस जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है वो निकाल के मैंने इसे कैलकुलेट किया है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अब तक ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।